स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वैसे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट बहुत बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, नहीं तो मजा किड़किड़ा होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी देरी। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये तो समझ ले कि कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है। नॉर्मल भाषा में बोलो तो ग्राहक हो गया या फिर कस्टमर हो गया, वो एक चीज कंज्यूमर होती है। ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है और उसको यूज करता है। और क्यों वो यूज करता है, क्यों वो चीजों को बाय करता है और उन चीजों को क्यों वो यूज करता है, ताकि उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो वांट्स है, उसकी जो नीड्स है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल पाए। ठीक है, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ताकि वो क्या कर सके, अपनी इनकम को थोड़ा सा स्पेंड करके उससे गुड्स को खरीदे, उनको यूज करे और उसकी जो अंतर आत्मा है, मतलब उसकी जो नीड्स वगैरह है, उसकी जो वांट्स वगैरह है, वो सेटिस्फाई हो जाए। इतना समझ में है, हम सब यही चीज करते हैं। ठीक है, अब ये होता है कंज्यूमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है, इसकी एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या होती है ये? वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, कभी भी आ जाए क्वेश्चन व्हाट इज यूटिलिटी, आप बोल देना इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक ऐसी शक्ति होती है जो कि हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दिस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। मान लो मैं कोई एक चीज लाई, कोई एक कमोडिटी लाई, जैसे मैं आइसक्रीम लाई, आइसक्रीम को मैंने कंज्यूम किया, मेरे को बड़ी भूख लग रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं ठंडी ठंडी या फिर कोई मीठी चीज खाऊं, तो मेरे को आइसक्रीम दिख गई। आइसक्रीम इज अ कमोडिटी। ठीक है, इस केस में तो मैं आइसक्रीम लेके आई और मैंने आइसक्रीम को कंज्यूम किया। ठीक है, आइसक्रीम को मैंने कंज्यूम किया तो उसने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया, उस चीज ने, उस आइसक्रीम ने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो वही चीज होती है यूटिलिटी। समझ में आया? तो इट रेफर्स टू कि मुझे कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली जब मैंने उस कमोडिटी को कंज्यूम किया, दैट इज यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मेरे को भूख लग रही है तो मैंने ब्रेड खा ली, तो ब्रेड के पास वो शक्ति है कि वो मेरी भूख को मिटा सके, वो मेरे को सेटिस्फाई कर सके, मेरी जो भूख है उसको थोड़ा कम कर सके। ठीक है, सो ये होता है यूटिलिटी, यानी कि कितनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, उस चीज को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है यूटिलिटी को लेकर, वो और पढ़ लेते हैं। जैसे कि डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में एक यूटिलिटी का मतलब दिखाया होता है यूजफुलनेस की। ये बड़ी यूजफुल चीज होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो कि यूज होती है, यूजफुल है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों ये जो यूजफुलनेस और यूटिलिटी है सेम नहीं हो सकती। जैसे मान लो एक कमोडिटी है, वो हमेशा यूजफुल साबित नहीं हो सकती। मान लो कि लिकर जो है, जो शराब होता है, जो शराब होती है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है या फिर हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग एल्कोहलिक है उनको तो बहुत सारी यूटिलिटी मिलती है ना, उनको तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी कुछ कम्युनिटी ऐसी भी होती है वो हमेशा यूजफुल नहीं कहला सकती। ठीक है, यूजफुल नहीं कहला सकती, लेकिन जो एक कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनको भी यूटिलिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि हर इंसान की जो टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, ऑप्शंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके जो चीज होती है वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से यूटिलिटी होती है, यूजफुलनेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो हमें बहुत ज्यादा प्लेजर दे रहा है। प्लेजर इन द सेंस कि मान लो अगर किसी की टांग टूट गई, तो वो उस पेशेंट को जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है उस टूटी हुई टांग का, तो उस पेशेंट को सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन कोई प्लेजर नहीं देती वो चीज हमें। ठीक है, कोई मजा नहीं देती वो चीज हमें। तो यूटिलिटी का, सेटिस्फेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि वो हमें मजा दे रही है। समझ में आ रहा है? अब देखो, यूटिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है। किस किस टाइप की? एक कार्डिनल यूटिलिटी होती है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। अब जो है चैप्टर थोड़ा सीरियस होने लग रहा है, इसलिए आप भी सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है वो मार्शल ने हमें दी थी, सर मार्शल ने। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, यूटिलिटी को हम
नंबर्स में, जैसे कि कोई भी नंबर हो गया 30, 40, 50, इनमें हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, ठीक है। तो जैसे कंज्यूमर ने किसी भी कमोडिटी को यूटिल्स में कंज्यूम किया, जैसे मैंने 20 यूटिल्स एप्पल खाए और 15 यूनिट जो है बनाना के खाए, तो वो होती है कार्डिनल यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको हमें किसने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। और यहाँ पर बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ना क्या कर सकते हैं, रैंक्स दे सकते हैं, पोजीशंस दे सकते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते थे, वैसे ही कि हम यूटिलिटी को नंबर 1 2 3 में नहीं मेजर कर सकते, हम रैंक्स दे सकते हैं कि मैंने एप्पल और बनाना में से मुझे सबसे ज्यादा एप्पल पसंद है, तो मैं एप्पल को फर्स्ट रैंक पे दूंगी, फर्स्ट रैंक पे रखूंगी, और बनाना को सेकंड रैंक पे रखूंगी। तो होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। ये जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड को हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स। और ये जो यहाँ पर 50 और 60 है, इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। सो दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे जाके ऑर्डिनल यूटिलिटी को पढ़ने वाला है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, मार्शल ने। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में क्या कहते हैं, नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे कोई कमोडिटी आइसक्रीम है, मैंने उसको कंज्यूम किया, तो टोटल मुझे कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी ज्यादा यूटिलिटी मिली, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। मान लो मैंने मुझे बहुत ही ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, मुझे थोड़ा सा ठंडा और मीठा भी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आइसक्रीम ले ली। तो एक आइसक्रीम मैंने खाई, उससे मेरा पेट ऐसा नहीं भरा या फिर पेट नहीं भरा, तो मैंने क्या एक और आइसक्रीम खा ली, तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मेरा मन करा चल यार एक और खा लेती हूँ, तो मैंने तीसरी आइसक्रीम ली, और तीसरी आइसक्रीम से भी जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब हर आइसक्रीम खाने के बाद मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो उस चीज को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, कि मुझे जो एडिशनली यूटिलिटी मिल रही है एक एक यूनिट खाने के बाद, एक एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने के बाद, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इस टोटल यूटिलिटी को हम टीयू बोल देते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, एमयू बोल देते हैं। इतना समझ में है। अब टीयू और एमयू के बीच में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको इसका एक टेबल बना के दिखाऊंगी। देखो यहाँ पर देखो, इस तरीके से हम सबसे पहले टीयू और एमयू का फॉर्मूला देखते हैं, एक स्केड्यूल बनाते हैं। ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, इसको हम स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक गुड ले लिया एक्स, उस गुड का नाम क्या है एक्स, तो उस गुड की यूनिट मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 7 जैसे मान लो इस गुड एक्स को हम मान लेते हैं कि ये आइसक्रीम है, क्या है, आइसक्रीम। तो मान लो मैंने लगातार 7 आइसक्रीम खाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक आइसक्रीम खाने से मुझे 50 टोटल यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। दूसरी खाने से 90, तीसरी खाने से 120, चौथी खाने से 140, ऐसे करके 150 150 140, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है कि आप सारी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाओ, यानी कि MU1, ये रही MU1, MU2, MU3, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है कि ये होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन, कि मतलब टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, और क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो क्वांटिटी है इसमें कितना चेंज आया, वो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। जैसे कि मान लो एक ये है, पहले थी टोटल यूटिलिटी 50, उसके बाद कितनी हुई 90, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना चेंज आया 40 का, और यहाँ पर देखो कितना चेंज आया 1 का, तो 40 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 40। तो यहाँ पर इस यूनिट पे 40 हो गई आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है कि जो TUN है, यानी कि ये रहा TUN, और माइनस कर दो TUN-1, तो ये TUN-1 होता है पिछला वाला TU, तो 90 - 50 जो होता है वो 40 हो गया, तो 40 आपके यहाँ पर MU आ गई। तो ये तो MU के फॉर्मूला होते हैं और ये TU का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर यही चीज आपको कैलकुलेट करके दिखाई हुई है, ठीक है, सेकंड यूनिट पे, कि आप TU और MU कैसे निकालोगे। फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आया। अब आगे देखो,
सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो पहली यूनिट है, पहली यूनिट पे आपको टीयू दे दिया जाएगा कि आपका टीयू कितना है, और आपका जो एमयू है वो भी पहली यूनिट पे सेम रहता है, यानी कि पहली यूनिट पे जो आपका टीयू और एमयू होता है ना वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता चल गई। अब उसके बाद क्या होता है, सेकेंड यूनिट पे जैसे कि आपको टीयू गिवन है, ठीक है, सेकेंड यूनिट पे भी आपको टीयू गिवन है, तो उसके बाद आप एमयू निकालो इस चीज का। एमयू कैसे निकालोगे, बस ये फॉर्मूला लगा दो या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो आपको एमयू आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, आपको यूनिट ऑफ एक्स भी दिया जाता है, टीयू भी दिया जाता है, टीयू में से आपको एमयू निकालना होता है इस फॉर्मूले से, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर फिफ्थ यूनिट पे मेरे को 150 टीयू दे रखा है और मुझे यहीं पर आपका एमयू निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, टीयू एन कितना है 150, टीयू एन -1 कितना है 140, तो कितना आ गया 10 आ गया, तो एमयू कितना आ गया 10 आ गया। या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले थी 140 और अब टी हो गई 150, तो कितना फर्क आया 10 का फर्क आया, और यहाँ पर भी 4 में से 5 आ गया यूनिट में, तो यहाँ पर कितना फर्क आया 1, तो 10/1 इज 10, तो यहाँ पर कितनी एमयू आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपको स्केड्यूल एक तो याद कर लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में कि डिफरेंस मतलब कि आपको रिलेशनशिप बताना है टीयू और एमयू में, तो ये आपको यूनिट याद कर लेना है एक्स के, टीयू याद कर लेना है, एमयू आपको निकालना आ ही गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ, इनका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे ग्राफ, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि ये इसमें होगा आपका यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने यूनिट ऑफ एक्स, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टीयू है, ये टीयू है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एक्स कितने थे, यहाँ पर देखो यूनिट ऑफ एक्स कितने हैं 7 है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे भी यही रख दिया 7, और यहाँ पर देखो एमयू का जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तब भी मैंने 7 रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे को यहाँ पर टीयू बोला गया कि फर्स्ट यूनिट पे टीयू इतना है, सेकंड यूनिट पे इतना है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे 50 है, सेकेंड यूनिट पे 90 है, तीसरी यूनिट पे तीसरी यूनिट पे कितना है 120 है, तो ये सारी चीजें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इनको प्लॉट कर दिया और यहाँ पर एक लाइन बना दी और लिख दिया कि ये टीयू का ग्राफ है। ठीक है, अब आप देखोगे कि एक यूनिट ऐसी है, 6 यूनिट ऐसी है, यहाँ पर देखो टीयू के नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहले 50 है, फिर 90 है, फिर 120 है, 140 है और 150 है। यहाँ तक टीयू जो है वो क्या होता है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो टीयू बढ़ रहा है, फिर 150 यहाँ पर भी, 150 यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर टीयू जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है और यहीं पर वो रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, छठे पॉइंट पे टीयू एक ही पॉइंट पे रुक जाता है, यानी कि कांस्टेंट है और मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद 7th यूनिट से टीयू जो है वो घटने लग जाता है, समझ में है, तो वो ही आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है, पहले तो टीयू बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, फिर 6 यूनिट पर टीयू जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और मैक्सिमम हो जाता है, और फिर टीयू जो है वो गिरने लग जाता है। तो 6 यूनिट पे आप मेंशन करोगे टीयू जो है बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, इतना समझ में। अब इसी के नीचे आपको एमयू बना लेना है। ठीक है, एमयू का क्या चक्कर होता है, आप सबसे पहले मार्क करोगे, उसके बाद आप क्या करना है कि एमयू ऐसे से जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है एमयू जो है सबसे पहले डिक्रीज होने लग जाता है, डिक्रीज के साथ साथ लेकिन अभी वो पॉजिटिव है, फिर इस पॉइंट पे क्या होता है एमयू जो है वो क्या होता है जीरो हो जाता है, एमयू जो है वो जीरो हो जाता है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर सटाइटी, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें या एक ग्राहक को सारी की सारी उसकी जो जरूरतें हैं, सारी की सारी जो उसकी नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं। उस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर सटाइटी के बाद एमयू जो है वो नेगेटिव होने लग जाता है। ठीक है, सो अगर आप इस ग्राफ को मार्क करोगे तो यहाँ पर आप देखो जिस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम और कांस्टेंट था, उसी पॉइंट पे एमयू जो है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर सटाइटी मिल रहा है, यानी कि 0। ठीक है, तो आपको अगर आएगा पेपर में कि भाई रिलेशनशिप बताओ टीयू और एमयू में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखोगे कि ये होती क्या है, लिख ली जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप ऑफ टीयू और एमयू में बताने के लिए आपको ये जो टेबल है वो लिखना पड़ेगा, इसके ये फॉर्मुलेज बताने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि जब टीयू बढ़ रहा था धीरे धीरे तो क्या हो रहा था, एमयू डिक्रीज हो रहा था लेकिन एमयू पॉजिटिव था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टीयू मैक्सिमम और कांस्टेंट हुआ तो एमयू 0 हो गया, और उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं 6th यूनिट पर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टीयू डिक्लाइन होने लग गया तो एमयू भी नेगेटिव होने लग गया 7th यूनिट पर। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बताना है टीयू और एमयू के बीच में, इतना समझ में आया। ओके,
यहाँ पर भी मैंने आपको एक छोटे-छोटे नोट्स के तरीके से बता रखा है कि क्या-क्या होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ की, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लॉ ऑफ डीएमयू भी कह देते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये हमें जर्मन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम एच.एच. गोसेन था, उन्होंने दिया था, और इसको हम गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें बोला जाता है कि जैसे एक कंज्यूमर एक के बाद एक चीज खाता जाता है ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्यों बोला मैंने, क्योंकि एडिशनल यूनिट वो खाए जा रहे हैं, ठीक है? जैसे वो एक के बाद एक चीज खाता जाता है, तो उसकी यूटिलिटी, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होने लग जाती है। एक टाइम पर उसकी सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगी, उसके बाद भी वो खाता रहा तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी। कैसे? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गर्मियों का दिन था, एक इंसान बहुत प्यासा था, ठीक है? तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी पानी की, तो पहला गिलास पानी का पीता, उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ मजा आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद वो दोबारा पी लेता है कि चल यार थोड़ा सा पानी और पी लेता हूँ, तो मेरी और ज्यादा जो क्वेंच है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी वो उसको थोड़ी कम यूटिलिटी देता है, जितना उसको पहले मजा आ रहा था ना, उससे वो कम मिलती है उसको सेटिस्फेक्शन। फिर वो सोचा कि चल यार तीसरा ग्लास भी पी जाता हूँ, तो उसको और ज्यादा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर वो कहता है चल चौथा ग्लास भी पी जाता हूँ पानी का, तो उसकी सेटिस्फेक्शन अब 0 हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अब उसको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्लास पी चुका है, फिर भी उसको समझ नहीं आती, तो पांचवा ग्लास भी पी जाता है पानी का, तो अब उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव में चली जाती है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी। जब आपकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाती है तो उसको हम डिसयूटिलिटी कहते हैं, एंड दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू, कि जैसे जैसे आप एक यूनिट को कंज्यूम करते जाते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी गिरता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी यूटिलिटी 0 और उसके बाद यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाती है, और उस चीज को नेगेटिव होने को हम डिसयूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है? अब आगे देखो, इसमें अब ये स्केड्यूल देखो, स्केड्यूल में आपको क्या बोला गया है कि आपने एक चीज थी, कोई भी चीज थी, जैसे पानी था, उस पानी का आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन यूनिट्स को कंज्यूम किया, ठीक है? इन यूनिट्स को कंज्यूम किया, मतलब 7 ग्लास आपने पानी पिया टोटल, ठीक है? पहले ग्लास को पी के आपको 50 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0 आ गई, ठीक है? कि मतलब आपकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा गया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर गया, तभी उसी वजह से आपकी यूटिलिटी जो है वो 0 और नेगेटिव हो गई, ठीक है? अब इसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू की। तो क्या होता है, जनरली आपके पेपर में आ जाता है कि जैसे आप बताओ कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, उसका आप सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे, फिर एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद एक स्केड्यूल बना के दिखा दोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है? उसके बाद आपको बताया गया इसका एक एग्जाम्पल, फिर आपको बताया गया है इसका एक स्केड्यूल बताने के बाद आपको एजम्पशंस लिखनी है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर एजम्पशन देखो डीएमयू की क्या है कि आपको ऐसे, जैसे कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बतानी है, कि जैसे एक कप ऑफ टी है, ग्लास ऑफ वाटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्पून ऑफ टी या स्पून ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सही क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरा, आपको कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, कोई भी चीज आप कंज्यूम करो तो लगातार करो उसको, ऐसा नहीं है कि एक ग्लास आपने सुबह पिया पानी तो एक ग्लास आप शाम को पी रहे हो, तो क्या पता आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती हो, तो इसलिए कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी जो है कमोडिटी की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि मान लो कि पहले आप ठंडा पानी पी रहे थे, बाद में आप पानी गर्म पी रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे कि आपने 7 ग्लास पानी पिया तो ठंडा ही होना चाहिए या फिर गर्म ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? कंज्यूमर को रैशनल मैनर में होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए इस मामले में। तो ये होता है लॉ ऑफ डीएमयू की कुछ एजम्पशंस। अब हम बात करते हैं मेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक ऐसी दशा होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, रेस्ट की सिचुएशन होती है, नो चेंज की सिचुएशन होती है, या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब एक इंसान को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ना तो वो उससे ऊपर जाना चाहता और सेटिस्फेक्शन लेना चाहता, ना वो उससे नीचे चले जाना चाहता, सेटिस्फेक्शन उसको काफी भरपूर मिल चुकी होती है। तो वो पॉइंट जो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होता है, ठीक है? देखो जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और उसकी एक इनकम है, जैसे कि इनकम है उसकी 30,000, उस 30,000 को वो इस तरीके से यूज कर रहा है कि उसकी सारी जरूरतों की जो सेटिस्फेक्शन है वो भरपूर
लेवल पे हो, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं। और उसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता, कोई भी ऐसा टेंडेंसी नहीं आता कि वो अपने खर्चों को चेंज कर सके, तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ना है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें, मैंने बताया था ना, यूटिलिटी दो टाइप की, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। आप कार्डिनल यूटिलिटी भी दो टाइप की थी, मार्जिनल और टोटल, ठीक है, TUNMU। अब उसी के बीच में कार्डिनल यूटिलिटी में भी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है और ऑर्डिनल यूटिलिटी में भी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो अभी हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस केस में आपको 3-4 चीजें पढ़नी है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो चीज आपको पढ़नी है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। एक तो अगर सिंगल कमोडिटी हो और एक अगर दो कमोडिटी हो। अगर दो कमोडिटी है तो क्या उन दोनों का सेम प्राइस है और क्या उन दोनों का दोनों का डिफरेंट प्राइस है। तो ये 3 केस आपको पढ़ना है, केस नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि derive consumer equilibrium under cardinal utility approach if the commodity is single, या फिर if the commodity are two, or if there are two commodity and the price of each commodity is same or the difference। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो सबसे पहले हम सिंगल कमोडिटी वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। सिंगल कमोडिटी वाले केस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है और आपको सिंगल कमोडिटी के केस में बताना है, तो सबसे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है। ये देखो, ये ठीक है, ये आपको बता दी। अब उसके बाद आप उसकी कंडीशंस लिखोगे। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स की या फिर किसी भी गुड की, वो बराबर होनी चाहिए उसके प्राइस के, ठीक है। ना तो उससे ज्यादा होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी, ना उससे कम होनी चाहिए। और ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों कि इक्वली आना चाहिए, इससे ज्यादा और कम नहीं आना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है कि टोटल गेन जो है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे हम एडिशनल परचेज करते रहते हैं इक्विलिब्रियम की। ये मैंने आपको चीज अभी लॉ ऑफ DMU में बताई है कि जैसे जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करते जाते हो तो आपकी जो टोटल गेन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। एक टाइम पे वो जीरो भी आ जाए और एक टाइम पे वो नेगेटिव भी हो जाए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस कंडीशन को आपको सबसे पहले समझाना है कि ये इक्वली क्यों आना चाहिए, इससे कम और ज्यादा क्यों नहीं हो सकता MU एंड PX, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझाओ कि जब MUX एंड PX, अगर MU ज्यादा है PX से तो क्या होता है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से, तो एक कंज्यूमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्या मिल रही है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और उसका ज्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा क्योंकि प्राइस तो कम है और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। प्राइस तो हमें कम देना पड़ रहा है और उससे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो क्या होता जाएगा, वो ज्यादा खरीदता जाएगा उस यूनिट को, क्योंकि भाई सस्ता मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा उस चीज को खरीद लेगा क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर फिर लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करेगा कि मतलब ज्यादा किसी भी चीज को कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी यूटिलिटी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करेगा। फिर MU जो है, जो कि ज्यादा था PX से, वो गिरने लग जाएगा और उस पॉइंट तक आ जाएगा जब तक MU जो है वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है MU फॉल्स एज ही बाय एंड बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, MUX इज इक्वल्स टू PX, यानी कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, कम प्राइस है, तो कंज्यूमर जो है वो ज्यादा खरीदता जाएगा। फिर ज्यादा खरीदेगा तो लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होगा, ज्यादा खरीदेगा उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी और उसके बाद MU जो है उसी लेवल पे पहुंच जाएगा जब प्राइस के इक्वल है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम चीज, ठीक है। मान लो अगर MUX जो है वो कम है देन द प्राइस। अब प्राइस जो बहुत ज्यादा है लेकिन एक इंसान को खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उस चीज से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अब प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसको लॉस खाएगा, ठीक है, क्योंकि उस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अब क्या करेगा, वो उस चीज को कंज्यूम करना बंद कर देगा क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो चुका है और उस पॉइंट तक वो आ जाएगा जब MU जो है वो इक्वल हो जाता है प्राइस के, ठीक है। सो यानी कि कुछ भी कर लो, MU जो है वो इक्वल हो जाएगा प्राइस के लिए और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि इस पॉइंट पे ही एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। तो ये दोनों कंडीशन आपने समझा दी। यानी कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मैंने, जिस चीज से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसका प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा और
हम खरीदना बंद कर देंगे। तो ये दोनों कंडीशन आपने समझा दी कि MUX इज इक्वल टू PX क्यों जरूरी है इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। अब इस दूसरी कंडीशन को हमें समझाना है। सो टोटल गेन जो है वो फॉल हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर आप जहां पर आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली हुई है उस पॉइंट के बाद भी अगर आप चीजों को कंज्यूम करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो इसलिए वही पॉइंट आ जाएगा कि MUX जो है वो इक्वल होना चाहिए प्राइस के। समझ में आ गया? एंड नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ टू कमोडिटी की मैंने टू कमोडिटीज का मैंने आपको बता ही दिया था कि दो चीजें पढ़नी है। अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस सेम है और दोनों कमोडिटी का प्राइस अलग अलग है तो कैसे करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में कि जब दो कमोडिटी का केस होता है तब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करते हैं ताकि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक है, ये जो थोड़ी बहुत थ्योरी है ना वो मैं आपको समझा तो रही ही हूँ, लेकिन साथ में आपको याद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एज इट इज ये थ्योरी आपको अपने पेपर में लिखनी है। ठीक है, तो ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे है, सब कुछ ऐसे ऐसे याद करके और आपको लिखाना है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी आपको आ जाए कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें लिख के बताओ और तुम्हारे पास ये सिचुएशन है कि आपके पास दो कमोडिटी है और प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है, या फिर प्राइस जो डिफरेंट है, तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है कि इस केस में हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसी से इक्विलिब्रियम पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस लॉ को आप बताओगे कि ये लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब दोनों कमोडिटी यानी कि एक कमोडिटी X और एक कमोडिटी Y है, उन दोनों कमोडिटी के जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उन दोनों के प्राइसेस जो है वो इक्वल होते हैं एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY, ये Y है। ठीक है, यहाँ पर मैं Y कर देती हूँ, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MU ऑफ M, यानी कि MU ऑफ अ रुपी, यानी कि जो मनी इनकम होती है उसके इक्वली ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी सेम है, अगर दोनों प्राइस है यानी कि अगर दोनों कमोडिटी यानी कि कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y उन दोनों का प्राइस अगर सेम है तो कंडीशंस क्या क्या होंगी हमारी। ठीक है, तो कंडीशंस होंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो X की है और मार्जिनल यूटिलिटी जो Y की है वो दोनों इक्वल होंगी, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करेगा और जैसा आप एक्सपेंडिचर लगा रहे हो कमोडिटी X के ऊपर प्लस जो आप एक्सपेंडिचर लगा रहे हो कमोडिटी Y के ऊपर उसकी इक्वल होगी मनी इनकम की। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है तो। ठीक है, मैंने भी याद करी थी, आपको भी याद करनी पड़ेगी, तो मैंने समझा दिया है और जैसे जैसे आप इसको बार बार याद करोगे, समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई ये कह क्या रहे हैं। ठीक है, ओके, सो जैसे प्राइस सेम था दोनों कमोडिटी का तो ये केस हो चुका है। अब अगर प्राइस जो है वो दोनों कमोडिटी का अलग अलग होता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझाना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख देना है। अब यहाँ पर कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को हमें समझाना भी है। ठीक है, इस चीज को हमें समझाना भी है, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगी। लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करना चाहिए और टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि इज इक्वल टू होना चाहिए मनी इनकम के, यानी कि जो ऊपर कंडीशंस मैंने आपको बताई थी मोस्टली थोड़ी सेम सेम ही है, हल्की सी अलग है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज में बस ये अलग है थोड़ा सा, वो चीज आपको देखनी है। अब मतलब थोड़ी याद करनी है। अब आपको जैसे कि हमने सिंगल कमोडिटी के केस में करा था ना, हमने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वैसे ही अब इसको एक्सप्लेन करनी है कि ये इक्वली क्यों नहीं चाहिए, ज्यादा या फिर कम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो अगर ज्यादा है तो एक कंज्यूमर को कमोडिटी X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और कमोडिटी Y से कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, इसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है। ओके, तो यहाँ पर अब कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बाय करेगा X को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बाय करेगा X को, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है अभी के केस में। ठीक है, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करेगा क्योंकि वो ज्यादा को कंज्यूम करे जाएगा तो एक टाइम पे उसकी सेटिस्फेक्शन जीरो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट कर रहा है और MUX जो है वो घट जाएगा, MUY बढ़ने लगेगा और उस टाइम तक MUY बढ़ेगा जब तक ये दोनों कमोडिटी इक्वल नहीं आ जाते, इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट यही है। अब दूसरा केस भी ले लेते हैं, अगर MUY ज्यादा है अपॉन PY एंड ये कम है MUX वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा Y को कंज्यूम करना चालू कर देगा क्योंकि उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिल रही है
प्राइस भी कम होगा आई गेस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा, एमयू वाई घटता जाएगा, एमयू एक्स बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं हो जाते, यानी कि सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, इसी पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको थ्योरीज बताई हैं वही थ्योरी आपको याद करनी है अगर आपको पेपर में लिखनी है तो, ठीक है। इस टाइप से आपको पूरा अपना आंसर लिखना होगा लाइन बाइज लाइन, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करेंगे क्योंकि अब हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच खत्म हो चुकी है, सो अब हम बढ़ते हैं अपनी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तरफ। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डिनल्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे से रैंक बता सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को। तो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। ये एक कोई भी दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है, यानी कि ब्रेड बटर लगा लो और गन बटर लगा लो, इस टाइप से कोई भी दो गुड्स हैं, उन दोनों गुड्स को हम ग्राफ पे शो करें, यानी कि गुड एक्स है गुड वाई है, उसको हम ग्राफ पे शो करें कि मतलब हमने गुड एक्स के 4 यूनिट बनाए हैं और गुड वाई के 2 यूनिट बनाए हैं, ऐसे ऐसे करके काफी सारे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम ग्राफ पे दिखाएं कि कितने गुड एक्स बने हैं, कितने गुड वाई बने हैं, किस यूनिट पर, उस चीज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, इस चीज को। तो इसलिए ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है आपका, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दी बंडल्स यानी कि एक बंडल ये दूसरा बंडल ये, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, जैसे कि गुड एक्स एंड गुड वाई हमने पर्टिकुलर यूनिट पर कितना कितना प्रोड्यूस किया, यानी कि यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, यूनिट डी, यही ए बी सी डी हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ various combination A B C D of the bundles of two goods कौन से, good X और good Y in which the consumer is indifferent, ये होता है IC, ठीक है। अब जैसे मैंने एक स्केड्यूल बना लिया, अब इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल तो बनते ही हैं, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो मैंने आईसी का एक स्केड्यूल बनाया, कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने एप्पल एन बनाया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का नाम है PQRST और मैंने बनाना खाए एप्पल्स हैं 1 2 3 4 5 और बनाना है 15 10 6 3 और 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एप्पल्स को ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बनानास का स्केल ले लिया 3 6 9 12 15, ठीक है। तो मैंने अगर एक एप्पल खाया है तो 15 बनाना खाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट, फिर यहाँ पर इन दोनों को देखकर और एक आईसी बना दिया, ठीक है। तो ये जो आपको जैसे मैं यहाँ पर मार्क भी कर देती हूँ, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन को बना के हमारा क्या बन गया, आईसी बन गया, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं किस किस चीजों के, 2 गुड्स के, एक एप्पल और एक बनाना, और ये जो आपका बना है इसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का, 2 गुड्स का, जिसके बीच में कंज्यूमर जो है इनडिफरेंट होता है कि मतलब ये खाएगा तो ये भी खा सकता है, इस तरीके से। तो ये आईसी और आईसी का स्केड्यूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो आप आईसी का ये कर्व देख रहे हो ना, ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स कर्व है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और इस कर्व का नाम पता है आपको क्या होता है, इस कर्व का नाम होता है एमआरएस, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये स्लोप है आईसी का, ये जो स्लोप आपको दिख रहा है ना, ये गोला गोला, इसको हम एमआरएस कहते हैं, ठीक है। और इस एमआरएस का क्या फॉर्मूला होता है, एमआरएस वैसे तो 2 गुड्स का होता है, यानी कि एक्स एंड वाई को मिला के बना होता है, एक गुड एक्स है और एक गुड वाई। गुड एक्स कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, गुड वाई बनाना हो सकता है। तो ये जो एमआरएस एक्स वाई का होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, यानी कि कितने गुड्स वाई के सैक्रिफाइस हुए और कितने गुड एक्स के गेन होने वाले हैं, यानी कि किसी भी चीज को प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को हमें घटाना पड़ेगा, तो यानी कि लॉस अपॉन प्रॉफिट एमआरएस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये एमआरएस जो है एक ऐसा रेट है जिसमें कम्युनिटीज जो है आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा रेट है जिसमें हम कम्युनिटीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि टोटल सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर की सेम रहे। जैसे कि अगर टी नहीं है तो हम कॉफी पी लेते हैं, कॉफी नहीं है तो टी पी लेते हैं, बनाना नहीं है तो एप्पल खा लेते हैं,
एप्पल नहीं है तो बनाना खा लेते हैं। तो एमआरएस एक ऐसा रेट होता है जिसमें एक कम्युनिटी को हम दूसरी कम्युनिटी के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे, ठीक है, रिमेन्स द सेम। सो दैट इज एमआरएस। एमआरएस का फॉर्मूला ये होता है और लॉस अपॉन प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब हमने आईसी के बारे में बात कर लिया, अब इनडिफरेंस मैप के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे आईसीज को मिला के इनडिफरेंस मैप बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आईसी 1 2 3 4, ये सारे आईसीज है, तो ये इनडिफरेंस मैप कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या दिखाता है कि ये बहुत सारी प्रेफरेंस दिखाता है, दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की बहुत सारी प्रेफरेंस। तो ये जो ऊपर वाला सबसे ज्यादा ऊपर वाला आईएएस होता है ना, आईसी होता है, आईसी 4, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन शो करता है, ठीक है। क्यों सबसे ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हायर आईसी जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि हायर जो आईसी होगा उसमें लार्ज बंडल्स होंगे गुड्स के, क्या होंगे, लार्ज बंडल ऑफ गुड्स होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी और बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, इस चीज में बस ये ध्यान रख लो कि ये हायर जो आईसी होता है वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गुड्स मिलते हैं, गुड एक्स भी और गुड वाई भी, और हायर आईसी में मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती हैं। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो प्रेफरेंस होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है उन्हीं गुड्स को ज्यादा चुनता है, या तो दोनों गुड्स ज्यादा हो, ठीक है, गुड एक्स भी ज्यादा हो और गुड वाई भी ज्यादा हो, या फिर दोनों में से कोई एक गुड ज्यादा हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक गुड है, एक बंडल है मेरा 10x और 10b का, ठीक है, और दूसरा बंडल है 7a और 7b का, तो कौन सा चुनोगे, यही वाला तो चुनोगे ना, क्योंकि 10-10 है तो ज्यादा तो यही है, तो ये वाला चुन लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक में 10x और 7b है और दूसरे में 9a और 7b है, ठीक है, तो 7b तो सेम है, लेकिन 10x यहाँ पे और 9a यहाँ पे, तो कौन सा चुनेंगे, 10x वाला, तो हम क्या चुनेंगे, इसको और इसको। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वही होता है कि जब दो गुड सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल जाए जिस भी बंडल में, हम उसको चुनेंगे। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि जो सबसे ऊपर वाला आईसी होता है ना वो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स होते हैं, बहुत ज्यादा बंडल ऑफ गुड्स मिलते हैं, साथ ही साथ मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब कि हम वो दो गुड्स चुनते हैं जो सबसे ज्यादा अमाउंट सबसे ज्यादा नंबर में हमें मिल जाए, तो ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। अब अजम्पशंस भी देख लो आईसी की, जब भी इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको कुछ भी पूछने को आ जाए उसकी अजम्पशन जरूर लिखोगे अगर उसकी होंगी तो, ठीक है। आईसी की देखो अजम्पशन क्या है कि दो कम्युनिटीज होनी चाहिए, मतलब गुड एक्स और गुड वाई दोनों होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होगी, डिमिनिशिंग एमआरएस होगा, मतलब कि जो आईसी है वो कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन के, ठीक है, और वो डिमिनिशिंग उसका एमआरएस जो घट रहा है यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव है, ठीक है, और कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर जो है रेगुलर होना चाहिए, और नॉन सेटाइटी होनी चाहिए। नॉन सेटाइटी के ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कोई भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आईसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही है प्रॉपर्टी की, आईसी जो डाउनवर्ड है, नेगेटिव स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि एमआरएस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की हमें घटानी पड़ेगी, ठीक है। अगर गुड एक्स की बढ़ानी है तो गुड वाई की घटानी पड़ेगी, समझ रहे हो, इसलिए आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। अब देखो आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होता है, ये देखो कॉन्वेक्स है ना ये आईसी ओरिजिन के। क्यों कॉन्वेक्स है, क्योंकि जो एमआरएस है वो डिक्लाइन कर रहा है। क्यों डिक्लाइन कर रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हायर आईसी जो होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें शो करता है, देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस और लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बंडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट होता है आईसी जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी दो आईसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दो आईसी, मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला जो भी आईसी होता है वो क्या करता है, ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें शो करता है, ठीक है। आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3, आईसी 4, आईसी 5, ऐसे से सबसे ज्यादा ऊपर वाला जो आईसी होगा वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, यही बताया। तो दो जो आईसीज होंगे वो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि हाई वाला तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। तभी इन्होंने बोला है कि दो आईसी अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल हमें देते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब यहाँ पर देखो एक आईसी पे 2 पॉइंट है ए और बी, और दूसरे आईसी पे भी 2 पॉइंट है ए और सी। अगर हम आईसी 1 की बात देखें तो ए और बी इक्वल है क्योंकि ये हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, और आईसी 2 की बात देखें तो ए और सी इक्वल है क्योंकि ये हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो ए इक्वल हुआ बी के, ए इक्वल हुआ सी के, तो क्या बी और सी भी इक्वल हुए आपस में? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि डिफरेंट आईसी हो गए। ये
बी IC1 का और सी जो है IC2 का है, और दो IC हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं दे सकते। सो दैट्स व्हाई IC कैन नॉट बी इंटरसेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि आईसी जो है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है ना वाई एक्सिस को टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने वाई एक्सिस को टच कर लिया तो फिर वो गुड वाई को 0 दर्शाएगा, और अगर उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया तो वो गुड एक्स को 0 दिखाएगा। और आईसी में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वो किसी भी गुड की 0 सेटिस्फेक्शन हमें शो करे, क्योंकि आईसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें शो करता है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ओ बी, जो पॉइंट ओ बी है इस पे वो क्या शो कर रहा है कि हमने गुड एक्स का 0 कंजम्पशन किया है, और पॉइंट ओ जो ओ ए है एक्स एक्सिस पे वो ये शो कर रहा है कि हमने गुड वाई का 0 कंजम्पशन करा है। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईसी जो है वो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, गुड एक्स का भी और गुड वाई का भी। अगर गुड एक्स को या फिर गुड वाई को ये 0 दिखा देगा तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आईसी जो है वो दो गुड से बनता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी आईसी की। अब हम बात कर लेते हैं बजट लाइन की क्या होती है। ये भी आपके आईसी और पीपीसी जैसे ही होता है। क्या होता है इसमें बजट लाइन में, ये भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? दो गुड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाती है, और एक पर्टिकुलर इनकम होती है एक इंसान की कि इस पर्टिकुलर इनकम में आप ये सारी चीजें खरीद सकते हो, ठीक है। तो वो एक गिवन इनकम में कितने सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के खरीदे जा सकते हैं, उनके प्राइसेस नोट हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है बजट लाइन हमें शो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक बजट लाइन का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने गुड एक्स लिया है, फिर गुड वाई लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गुड एक्स को 1 2 3 और 5 और यहाँ पर गुड वाई का कुछ यूनिट्स लिए हैं, और कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी और ई एंड एफ, और फिर एक लाइन खींच दी। तो ये जो ए और एफ है, ए एफ जो है आपकी बजट लाइन है, ठीक है। अब इस बजट लाइन के अंदर भी कुछ पॉइंट्स है पी क्यू आर, और ये मैंने आपको पीपीसी में भी सिखाया था। इन पी क्यू आर को हम क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर, इनको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये मनी इनकम जो होती है एक इंसान की, उसके जितने हैं या फिर उससे कम है, ठीक है। तो इन गुड्स का प्राइस जो है वो या तो मनी इनकम के इक्वल है या फिर मनी इनकम से कम है, तो ये सारे खरीदे जा सकते हैं। तो ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन ये जो आप एस टी यू बी देख रहे हो, ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं। इनको हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये हमारी जितनी भी मनी इनकम होती है ना, उससे ये ज्यादा प्राइसेस के हैं। सो ये होती है आपकी बजट लाइन, ठीक है। अब जैसे आपका आईसी का जो स्लोप होता है उसको हम एमआरएस बोलते हैं, वैसे ही बजट लाइन को आप प्राइस लाइन भी बोल सकते हो। उसका क्या स्लोप होता है? एमआरई, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और इसको हम एमआरई को प्राइस रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। समझ में आ गया? ये एमआरई का फॉर्मूला होता है। ये जो आप इसका कर्व देख रहे हो ना, इसको हम एमआरई बोलते हैं। बजट लाइन का जो कर्व होता है इसको हम एमआरई बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस बजट लाइन के फीचर्स क्या हैं। एक तो इसकी स्ट्रेट लाइन होती है। इसकी स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि सारी की सारी इनकम जो है वो स्पेंड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम बोलते हैं एम एक्स अपॉन एम पी एक्स अपॉन पी वाई। ये नेगेटिव में होता है क्योंकि एमआरई, और इसको हम एमआरई भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो ये बजट लाइन होती है आपकी, वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव स्लोपिंग है या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि अगर हमें गुड एक्स को बढ़ाना है तो गुड वाई जो है उसको हमें कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि पीपीसी में या फिर डिमांड कर्व में, इन सब में शिफ्ट होती है ना, वैसे ही यहाँ पर बजट लाइन में भी शिफ्ट होती है। और इसके दो केसेस बनते हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम की वजह से बजट लाइन में शिफ्ट होता है, या फिर एक्स एंड वाई जो गुड्स है उनके प्राइसेस में चेंज आ जाता है, इसलिए बजट इनकम जो है वो शिफ्ट कर जाती है। तो सबसे पहले हम इस वाले केस को देखते हैं कि अगर बजट लाइन में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि इनकम की वजह से, तो क्या होता है। अगर मान लो इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो बजट लाइन भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। समझ में? अगर इनकम घट गई तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। मतलब पहले बजट लाइन थी ए बी और इनकम घटी कंज्यूमर की, तो बजट लाइन कौन सी होगी? A2 एंड B2। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, अगर एक्स के जो गुड एक्स है उसके प्राइस में चेंज आ जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो गुड एक्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाएगा? अगर गुड एक्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? अगर गुड एक्स का प्राइस जो है वो घट गया तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उस गुड एक्स को खरीदने के लिए, तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर मान लो गुड एक्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, गुड एक्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि गुड एक्स को खरीदेगा कौन उसका प्राइस बढ़ने के बाद, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सेम ऐसा ही आपको गुड वाई में करना है। अगर मान लो गुड वाई का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो
जाता है तो गुड बाय की जो डिक्रीज हो जाता है, अब गुड बाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर गुड बाय जो है उसका ये जो उसका ये जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि अब गुड बाय को कोई खरीदेगा नहीं तो बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इसमें लिखी हुई है इन दोनों चिट में कि अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वाई का बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, जो मैंने बोला है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें बताना है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, और इसको हम आईसी एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में दिखाया था, सिंगल कम्युनिटी और डबल कम्युनिटी में प्राइस सेम है, डिफरेंट है, तो कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या होता है, वैसे ही हमें यहाँ पर बताना है। तो कि अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है यानी कि बजट लाइन और आईसी है, तो इन दोनों के बीच में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताओगे, उसके बाद कैसे लिखना है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद नो इंटेंशन टू चेंज इट। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमें डिटरमाइन करना है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, तो हम क्या करेंगे, जो प्राइस लाइन होती है यानी कि जो बजट लाइन होती है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और जो इंडिफरेंस मैप है, ठीक है, इंडिफरेंस मैप मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे आईसी जब कंबाइन हो जाते हैं, तो बजट लाइन और आईसी जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो तब उस टाइम पे उस पॉइंट में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो कंडीशंस क्या है, एक तो जो एमआरएस है यानी कि आईसी का जो कर्व होता है और जो बजट लाइन का कर्व होता है वो बराबर होने चाहिए। बजट लाइन जो है वो टैंजेंट होनी चाहिए आईसी के। तो आईसी क्या है, ये रहा आईसी, और बजट लाइन ये रही, तो ये दोनों आपस में टैंजेंट है, तो ऐसी ही होनी चाहिए सिचुएशन। और आईसी जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन पे, यानी कि एमआरएस जो है वो डिक्लाइन करनी चाहिए। तो कैसे करोगे, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ अब आपको ये डायग्राम क्लियरली दिखेगा। ये डायग्राम मैंने इसमें बनाया हुआ है, सबसे पहले मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, ओरिजिन लिखा, गुड एक्स लिखा, गुड वाई लिखा। ठीक है, अब क्या है, बजट लाइन मैंने बनाई ए बी जो है वो मेरी बजट लाइन है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक IC1 बनाया, ये रहा CD इसका नाम है। ठीक है, फिर एक IC2 बनाया ये वाला, फिर एक IC3 बनाया, एक IC4 बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर IC1 IC2 IC3 IC4 चार मैंने IC बनाए, और ए बी मेरी बजट लाइन थी। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरी जो बजट लाइन ए बी है और ये जो मेरा IC नंबर 2 है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट का नाम E है। और ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी जिस भी पॉइंट पे बजट लाइन और जो आपका ये कन्वेक्स जो ये आपका आईसी है वो इंटरसेक्ट करेंगे, फिर टेंजेंट होंगे, वो पॉइंट जो है वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा। तो ई जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का यानी कि एमआरएस, और जो स्लोप है आपका बजट लाइन का यानी कि px/py वो इक्वल है। आईसी जो है वो कॉन्वेक्स है और एमआरएस डिमिनिश कर रहा है, और ए बी जो आपकी बजट लाइन वो IC2 के टेंजेंट है। तो तीनों जो कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई थी 1 2 3, वो इस पॉइंट ई पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो पॉइंट ई है वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर हमें शो कर जाता है। ठीक है, समझ में आया चैप्टर? मेरे को पता है काफी ज्यादा लेंदी हो गया, बट आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये नोट्स जो हैं वो मीनिंगफुल लगे होंगे। ये नोट्स चाहिए, आई गारंटी यू ये नोट्स पढ़ के जाओगे, फुल नंबर है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये नोट्स चाहिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर देना। ठीक है, एंड आई होप आपको वीडियो और समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।